नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से बलराज सिंह मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद जी नमस्कार। हमारी मुलाकात हुई फिर से। आप भी व्यस्त रहे और हम लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। ईडी को वसूली निदेशालय कहा जाता था अभी तक, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट को लेने के लिए जीवी के ऊपर पहले जीवी के कंपनी के ऊपर सीबीआई की रेड डलवाई गई, फिर इनकम टैक्स वालों को भेजा गया और अंत में ईडी द्वारा उनको जब प्रताड़न शुरू हुआ तो वो पीछे हट गए और एयरपोर्ट का जो डील था, वो मुंबई एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट था वो अदानी के पास आ गया। बहुत सारे ऐसे मामलों में कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या वसूली निदेशालय का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो है वो प्रोसेस जो है इज द पनिशमेंट। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के वो खिलाफ नहीं है, आपत्ति एकाधिकार के खिलाफ है। अब देश के पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, एक ही व्यक्तियों को सौंप दिए जाते हैं, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और उसमें तमाम तरीके से इन्हीं जो सरकार की परिवर्तन निदेशालय के साथ सीबीआईटी, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने हेमंत सोरेन का केस देखा, आपने अरविंद केजरीवाल का केस देखा। इन सबको अरेस्ट किया गया और बाद में जब कहा गया कि ईसीआईआर की कॉपी भी इनको नहीं सप्लाई की गई और किन आरोपों पर इनको गिरफ्तार किया गया, वो आरोप भी इन अक्यूज लोगों को, सो कॉल्ड अक्यूज लोगों को नहीं पता है। और खासकर पॉलिटिकल वेंडेटा में जब ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ये पिछले 2017 से चल रहा है और अब 7 साल होने को आए हैं। और ये मामला अब इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश के घुसपैठ मामले में ईडी फिर वहां पहुंच गई और ईडी ने बांग्लादेश घुसपैठ मामले में एक शैलेंद्र कुमार और समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और पूछताछ के लिए जब वो हाजिर हुए तो सोमवार को उनको अलग अलग तिथियों में रांची स्थित ईडी कार्यालय में बुलाकर उनको अरेस्ट कर लिया गया। और कहा जाता है कि वहां कोई होटल में वो लोग वेश्यावृत्ति कर रहे थे। एक आदमी के फोन पे 100 से अधिक युवतियों के नंबर पाए जाते हैं। अब ईडी क्या ये इस तरीके से लोगों पर प्रताड़न करेगी? ईडी का तो एक केस बनता ही नहीं है, क्योंकि ईडी तो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अटेंड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अब ये परिवर्तन निदेशालय का गृह मंत्रालय के रिपोर्टिंग में कैसे ये एक तो परिवर्तन हो गया कि गृह मंत्रालय उनसे जो करवाना चाहता है करवाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता ही नहीं है कि ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा, जो राहुल गांधी का इल्जाम नया आया है कि इसमें इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, और दूसरा हमारे जितने संसाधन है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और चीजें जो संसाधन है, उनको देने के लिए, कंपटीशन को खत्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। बलराज सिंह मलिक जी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत गलत दुरुपयोग हो रहा है। और मैं सारा का सारा बीइंग लॉ स्टूडेंट, बीइंग एडवोकेट, यही कहना चाहूंगा। ये जो सारी स्थिति हो रही है, जो सारा माहौल बिगड़ा हुआ है और जिस तरह से राजशाही और तानाशाही की तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है, इंडिया में रूल नहीं है किसी का। रूल होता था राजाओं का, तानाशाहों का शासन। यहाँ रूल नहीं है। डेमोक्रेसी के बाद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ सिस्टम है, यानी व्यवस्था है। और यहाँ रूल ऑफ लॉ भी उसी भाषा में हम कह जाते हैं, उसी भाषा में जजेज भी कह जाते हैं, वकील भी कहते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है देश के अंदर, एक कानून की व्यवस्था है। और कानून की व्यवस्था में आप उस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते अपने निजी स्वार्थ के लिए। उसका सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग किया जाता है देश हित में, देश की व्यवस्था को और मजबूत और अच्छा बनाने के लिए। यहाँ पर जो ईडी वीडी का जो काम चल रहा है, ये सारा का सारा गृह मंत्रालय के अंडर में है। ये मामले, ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां नहीं है इस देश में। इंडिपेंडेंस तो यहाँ देश का नाम ही इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्यूमेंट में रह गया है। ये स्वतंत्रता का जो इंडेक्स है वो बहुत कम हो गया लिबर्टी का इस देश के अंदर। और इंटरनेशनल एजेंसी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिस पे साइन किए हुए इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स पे, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में, अगर उनकी कमेटी, कमीशन, ट्राइब्यूनल जो है वहां पर जाके देखें, इंडिया के बारे में स्थिति जाने, तो बड़ी भयंकर स्थिति है देश की दुनिया के सामने। और ये सारा का सारा दुरुपयोग हो रहा है। और ये दुरुपयोग जो हो रहा है, इसमें मैं ठहराऊंगा जिम्मेदार देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि जिस देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के नाम पे संविधान ने एक संस्था खड़ी की है, और उस संस्था में रहने वाले या काम करने वाले लोग अगर उस पर खरे नहीं उतरते और देश को इस तरह से कराना पड़ता है, और देश की पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने आप को
सत्ताधीश या राजा समझ बैठते हैं। ये नॉनसेंस जो पैदा होती है लोगों के दिमागों में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के दिमाग में, ये सारा का सारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम का फेल्योर है, और खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फेल्योर है। उसमें रहने वाले, उसमें काम करने वाले जजों के रूप में जो लोग बैठे हैं, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा रिजल्ट उनकी नाकामयाबी को दर्शाता है कि देश में जुडिशियल सिस्टम कितना कमजोर है, कि इस तरह की तानाशाही, इस तरह का दुरुपयोग संस्थाओं का चल रहा है। और किसी भी तरीके से किसी भी मामले में आप कर लें और जाके फिर कोर्टों को गुमराह करते रहें, कोर्टों में केस लंबे चलते रहें, और सरकार को ये लगता रहे कि वहां, और सरकारी इन कर्मचारियों को भी ये लगता रहे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही तुम्हारे आका हैं, इनकी मर्जी से करो, मौज उड़ाओ, पैसे भी कमाओ और अच्छी पोस्टिंग भी पाओ, और कोर्ट में हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो तुम हमारे पॉलिटिकल आका हैं वो इतने मजबूत हैं, कोर्ट भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये सिनेरियो है देश के सामने। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन है देश के सामने, मैं कहूंगा इसको। और वकील कहने लग गए हैं कि नाउ ए डेज देयर इज ए जुडिशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। जुडिशियल इमरजेंसी का यहाँ क्या मतलब है कि लोग, जो प्रोटेक्शन संविधान में जुडिशरी के जरिए लोगों को दी हुई है, जो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, लोगों की लिबर्टी के, एक्सप्रेशन के, फंडामेंटल राइट्स के, और सिस्टम ऑफ लॉ को लागू करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं आ रही हैं देश के सामने। देश थक चुका है, देश इंतजार कर रहा है, इसलिए देश को लगता है कि यहाँ भी एक तरह से जुडिशियल इमरजेंसी देश में है। जब जैसे पॉलिटिकल इमरजेंसी होती है कि सारा सिस्टम फेल हो जाता है, लोगों के हिसाब से चलता नहीं, और इसी तरह से लोगों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लोगों को लगने लगा कि जुडिशरी देश की नहीं चल रही। ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है, समझना है आज के दिन। जी, हालांकि एक चुनावी रैली में जब गृह मंत्री ने के भाषण के बाद तुरंत ही बांग्लादेश के नए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम जो सरकार है की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय राजदूत को उन्होंने तलब किया, और बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई कि झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन को कम करने के लिए बांग्लादेश घुसपैठियों को जो ठहराया गया है कि बांग्लादेश घुसपैठी आ रहे हैं और वो ट्राइबल पॉपुलेशन को खत्म कर रहे हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है। और मोहम्मद यूनुस ने बुला के पूछा है भारतीय राजदूत को कि ऐसा क्या वहां हुआ है जिसकी वजह से, क्या हम इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं जो आप हमको इस पे ब्लेम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये केंद्र सरकार का पड़ोसी देशों के साथ आपने देखा किस तरीके से, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सब कंट्रीज जो हैं वो चाइना के तरफ चले गए हैं। अफगानिस्तान भी, यहाँ तक अफगानिस्तान का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के साथ शुरू हो गया है। नेपाल को जब फ्यूल की प्रॉब्लम आई थी, जब उनका तेल खत्म हो गया था, तो बजाय इंडिया के लेने के उन्होंने चाइना से प्रेफर किया। और इसी तरह श्रीलंका में भी जब उनके आपातकाल आया उनके यहाँ, तो उसमें भी चाइना ने उनकी मदद की। अब पूरी कॉलोनाइजेशन जो है हमारे भारतवर्ष के आसपास के जितने भी देश आते हैं वो सब चाइना की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। और दूसरी बात है, झारखंड में हेमंत सोरेन को आपने पहले गिरफ्तार किया, आपने कहा कि इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस प्रॉपर्टी को आपने आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद उन पर केस साबित ना होने की वजह से और पुराना केस उन पर दाखिल किया, और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है। ऐसा ही मामला अरविंद केजरीवाल का लिकर स्कैम वाला मामला है। और 6 जून को ये कंप्लेंट आई थी रांची में, बरियातू थाने में बांग्लादेश घुसपैठियों से जुड़े केस में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक लड़की ने कहा कि मेरे को इस होटल में बुलाया गया और मुझे कहा कि काम देंगे, और उसके बाद मुझसे वेश्यावृत्ति कराई गई। तो बड़ा मुश्किल सवाल यह आ जाता है कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का क्या एंगल है, जो इस एफआईआर के बेसिस पे उन्होंने वो शैलेंद्र सिंह समेत 4 या 5 लोगों को गिरफ्तार किया 12 नवंबर को। दूसरी तरफ मैं अब आना चाहता हूं, सेंथिल बालाजी केस में 24 सितंबर 2024 में बेल मिलती है। कैश फॉर जॉब स्कैम में आप एक तमिलनाडु के मिनिस्टर को इम्प्लीकेट करते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के पास कोई ऐसे सबूत नहीं होते जिससे सेंथिल बालाजी को ज्यादा जेल में रखा जाए। आज ही मैं आपको एक केस बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए केस में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल ध्यान की पीठ ने एक पीएमएलए केस में बेल देते हुए आरोपी को वकील से उनके ईडी के वकील से पूछा कि किसी दिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पीएमएलए के तहत शिकायत के कितने मामले ट्रायल के साथ समाप्त हुए हैं और कितनों में दोष सिद्ध हुए हैं। ये भी एक बात आ रही है।
और एक वायर की रिपोर्ट का मैं हवाला देता हूं जिसमें 5,000 पीएमएलए केसेस जो शिकायतें उनमें से सिर्फ 10 सालों में, पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो 40 में खाली दोष सिद्धि हुई। मतलब 0.1% जो है केसेस में एक्चुअली दोष सिद्ध हुए। और ये 5,000 केस जो हैं इनमें पॉलिटिकल वेंडेटा वाले केसेस भी हैं, इसमें एकाधिकार वाले मामले भी हैं, जिसमें क्रोनी कैपिटलिस्ट को खाने देने के लिए, माइनिंग के देने के लिए, पावर के प्रोजेक्ट्स देने के लिए, एयरपोर्ट और पोर्ट्स देने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का मामला आया उसमें भी न्यायालय ने देखा कि पीएमएलए शिकायतों और गिरफ्तारियों के आंकड़ों में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़े किए थे और गिरफ्तारी पर एक समान नीति की आवश्यकता पर जोर दिया कि आपका कोई मापदंड तो होना चाहिए ना। एक समान नीति आपकी है नहीं। अरविंद केजरीवाल के लिए आपके अरेस्ट के जो मापदंड हैं वो दूसरे हैं, हेमंत सोरेन के लिए अलग हैं और बिजनेस के लोगों के लिए अलग हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सीजीआई ने भी इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप आनंद फानंद में लोगों को अपना जो आपके जो पीएमएलए के अंडर आपके पास रूल्स हैं जिसमें आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अमेंडमेंट मनी बिल द्वारा पार्लियामेंट में पारित हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पॉलिटिकल आकाओं के लिए काम कर रहे हैं। पर मामला ये भी खड़ा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें सिवाय टिप्पणी देने के या ऑब्जर्वेशन देने के या बेल देने के वो इस मामले को चैलेंज नहीं कर रही है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला नहीं बनता है जिसमें ईडी के पास जो एग्जाम्पलरी पावर है अंडर सेक्शन पीएमएलए 45, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा इसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो मानव अधिकार और लोगों के अधिकार लोकतंत्र में जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, और सुप्रीम कोर्ट बनाया भी लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर यहाँ तो सरकार ही जनता और जनार्दन के जो है वो अधिकारों को खत्म कर रही है। तो क्या इट इज नॉट अ फिट केस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वेयर ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द पीएमएलए एक्ट शुड बी नलिफाइड? जी बलराज जी। मैं आपकी सभी टिप्पणियों पे बार बार थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इन्फिल्ट्रेशन का जो भी देश में घुसपैठ होती है इसकी सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आज जो सरकार में हैं लोग, केंद्र सरकार के अंदर, उनकी जिम्मेवारी है। अगर कोई घुसपैठिए घुसे हैं या घुसपैठिए इलीगल तरीके से कहीं रह रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी है, और ये अपना कमजोरी, अपनी गलती छुपाने के लिए उसका उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और उसका भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं पॉलिटिकली, ये गुमराह करके, ये ठीक नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति की आप बात करें, उन्होंने मुद्दा उठाया, बिल्कुल मुद्दा उठाना ही चाहिए किसी को भी। हमारे देश के लोगों के, नेताओं की भी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की, जब हमारे किसी आदमियों के साथ कोई आरोप लगाता है या कोई उनका टॉर्चर करता है, क्योंकि दुनिया के अंदर इंडिया ने भी साइन किए हुए हैं, किसी भी के प्रति भी टॉर्चर आप नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट जो हैं पूरी दुनिया के मानवों के, वो कहीं भी हो, किसी भी, चाहे वो रिफ्यूजी हो चाहे घुसपैठिया भी हो, उसके ह्यूमन राइट, उनको बाइज्जत, अगर उन्होंने गैर कानूनी कोई काम किया है तो कानून उस पर काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और जितना सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले पे जो टिप्पणियां की हैं, एक जस्टिस ओका को छोड़ के, जस्टिस ओका के बाद आते हैं जस्टिस गवाई, और उसके बाद थोड़ा बहुत दूसरे जजेज आते हैं। आज टॉर्च बियरर कोई जज है फंडामेंटल राइट के लिए, लोगों की लिबर्टी के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, वो जस्टिस ओका है, और उनका साथ खूब निभा रहे हैं जस्टिस भुइयां भी, उज्जवल भुइयां। तो ये सबसे ज्यादा लीडिंग जज देश के सामने आए हैं जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी साबित की है और देश के लोगों के लिए खड़े हुए हैं। मगर जो पीएमएलए यूएपीए की जो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं, जो संविधान के आत्मा के खिलाफ हैं, संविधान के स्पिरिट के खिलाफ हैं, संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं, ये दोनों गैर कानूनी हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बस सुप्रीम कोर्ट को मोहर लगानी है, और सुप्रीम कोर्ट कब मोहर लगाएगी, कितने लोगों की प्रताड़ना देखकर मोहर लगाएगी, ये बड़ा प्रश्न है, और उसको चैलेंज भी किया हुआ है। उन केसों को सुनने की बजाय जो इस देश की कोर्ट जिसके लिए बनी है, इस देश की जनता के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उनके से संबंधित केस को नहीं सुनना, उसके लिए बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित नहीं करना और सुनवाई नहीं करना, दैट इज रॉन्ग। इन्होंने सबसे पहले जब जुडिशियल कमीशन बनाया तब तो बहुत जल्दी सुनवाई कर ली थी, और बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं, और अंदर की बात मैं भी बताना चाहता हूं, कि वो केस सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने ही
जजों ने डलवाया था एक तरह से। ये चर्चा है, आप इसका सर्वे कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही वो केस डलवाया, फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, अपनी पकड़ रखने के लिए, वही भाई भतीजा और कुछ लोगों तक सीमित करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई रोल हो इस देश के जज बनाने में, क्योंकि वो भी इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, और उसका हो भी रहा था पहले से। तो देश में इंडिपेंडेंट कमीशन की जरूरत है, जिसमें कोई नेता की जरूरत नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं, किसी चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत नहीं। इसमें एक हाई रिस्पेक्टेड लोगों का एक कमीशन हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और लोग जज बने, जो भी देश का उस काबिल लोग हैं, और उसमें ईमानदारी सबसे प्रमुख हो, कमाई नहीं, ईमानदारी, ताकि ईमानदार लोग सामने आ सके, सैद्धांतिक लोग सामने आ सके जजों के रूप में। और पीएमएलए यूएपीए ये जो कानून है, ये एक तरह से मेरे से अगर आप पूछें तो इससे ये खतरनाक कानून है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसका दुरुपयोग होने दिया जा रहा है। अगर जुडिशरी लोगों के मौलिक अधिकारों के प्रति सजग और जिम्मेदारी से निर्वाह करे और संविधान के स्पिरिट को वो बचाने, गार्डियन के रूप में उसको बचाना अगर चाहते, तो इतने लंबे समय तक ये कानून इस देश में चल नहीं सकता। और आज भी इसका मिसयूज डंके की चोट पर हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदारी इस देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट हैं। देश के लोगों को इसके बारे में सजग होना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये आरोप, चोर पे आरोप जब लगाओगे, रोज चोरी हो रही है, आप चौकीदार पे कब को कटघरे में खड़ा करोगे, आप पुलिस थाने को कटघरे में कब खड़ा करोगे कि चोर रोज बार बार चोरी कैसे कर सकता है। तो आप लोगों को, जुडिशरी को भी इस कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर सजग हैं तो किसी की हिम्मत नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकता। पहली बात तो पार्लियामेंट इस तरह का कानून नहीं ला सकती, और कानून ले आती इतने दिन चल नहीं सकता, और इतने दिन चलेगा तो इतने लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो सकता। इस कानून का सरेआम दुरुपयोग है। देश में कानून है, ठीक है, लोग व्यवस्था में रहें और व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। यहां लोगों को सताने के लिए कानून नहीं हो सकता लोकतंत्र के अंदर, जो ये चल रहा है। तो ये टोटली रॉन्ग है। उज्जवल भुइयां और जस्टिस ओका ने आज बिल्कुल दोबारा दोहराया है कि इस तरह के जितना, अगर मान लो सारा ओनस लोगों पे है, इतना स्ट्रिंजेंट अगर कानून है, तो उस स्ट्रिंजेंट कानून के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी भी उतनी ही है कि देख पड़ताल करके ही ऐसे लोगों पे केस चलाए जाए जो वाकई उस दायरे में आते हैं। आप ये नहीं कि 5,000, 10,000, हजारों केस चलाएं और 40 केसों में कन्विक्शन हो। ये कैसे कर सकते हैं? ये तो तभी कर सकते हैं ना कि आपने 5,000 लोगों का अपहरण किया और 40 का मर्डर किया, बाकी को फिरौती लेके छोड़ दिया। और क्या है ये उसी तरह की गुंडागर्दी है। आपने 5,000 लोगों को टॉर्चर किया, एक्सटॉर्शन किया, पैसा लिया, किसी को अपनी पार्टी में मिला लिया, किसी के केस बंद कर दिए, किसी से आपने चंदा ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, और 40 लोगों को सजा हुई जिन्होंने चंदा कम दिया या समय पे नहीं दिया। कई लोग इस तरह से, जो लोग अपहरण करते हैं वो इसी तरह मारे जाते हैं कि उनका चंदा बाद में आया, उनकी फिरौती की रकम, या बीच में कम आई, या पहले मार चुके थे बाद में आई। तो इस तरह से इतने लोगों का अपहरण और 40 लोगों की हत्या, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं, ये उसी तरह का खेल है जिसमें अपहरणकर्ताओं की तरह देश की सरकार काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। या बात उसकी नहीं है कौन गृह मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, देश के सिस्टम को हाईजैक कैसे किया जा सकता है। और देश के लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे, और समझ रहे हैं तो बोल क्यों नहीं रहे। अगर कितना डरोगे गिरफ्तार होने से, कितना डरोगे पद जाने से, कि पूरा मानव जाति को, पूरे देश की जनता को आप इतना, आप लोगों की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल लोगों की, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, उनको मजबूत, और जितनी कमजोर कड़ी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में, सबको अपनी अपनी पार्टियों से खरपतवार की तरह हटाना चाहिए। कांग्रेस में भी काफी सुधार की जरूरत है, दूसरे अपोजिशन पार्टियों में भी सुधार की जरूरत है। ये मानसिकता राजशाही और तानाशाही और व्यक्तिवाद डेमोक्रेसी में चल नहीं सकता। हमारे संविधान के खिलाफ हैं तीनों बातें। इसलिए जस्टिस ओका को सैल्यूट है पूरे देश की तरफ से कि जस्टिस ओका आज भीड़ में एक स्वतंत्र जज की तरह से खड़े हुए हैं, जहां काफी हद तक लोगों को लगता है, लग रहा है देश को
कि जुडिशरी कहीं ना कहीं प्रेशर में काम करती है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ मिली भगत करती है। अब तो मास्टर ऑफ रोस्टर पे भी क्वेश्चन मार्क है कि एक आदमी को, चाहे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति, किसी एक आदमी को डेमोक्रेसी में कोई पावर देने का मतलब भी नहीं है, जी सिद्धांत के खिलाफ जी है डेमोक्रेसी के। तो मास्टर ऑफ रोस्टर सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा, मास्टर सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को और सभी हाई कोर्ट्स के जजों को मिलके अपने अपने कोर्टों के अंदर रोस्टर को तय करना चाहिए किस केस को कैसे जाएंगे। और यहाँ ऐसा लगता है, अभी भी किसी उस पर बात हुई थी कि जो जो मामले चीफ जस्टिस अपने पास रखता है और दूसरों के पास जो रखता है, उसे स्पष्ट हो जाता है कि वो कैसे उन मुद्दों को साथ साफ अपने पास रखना चाहते हैं जिससे सरकार कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, या जिसमें सरकार के खिलाफ या देश के लोग कुछ फैसले चाहते हैं मगर वो हो नहीं पाते। इसलिए मास्टर ऑफ रोस्टर इज द करप्शन हब इन दिस कंट्री, इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये तुरंत बंद करने की जरूरत है और सबको ही शामिल इसमें करना चाहिए, सब जजों को मिलकर तय करना चाहिए केस कैसे लगेंगे और उस फार्मूले को ही अपनाना चाहिए। दूसरा, सारे जजों का आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के सारे कानून कायदे रद्द होने चाहिए। इससे बिल्कुल कमजोर हो गई है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट नहीं रही इस देश की जुडिशरी। ये ऐसे सारा का सारा, और वकील भी नहीं रहे इंडिपेंडेंट। वकील भी सीनियर डेजिग्नेशन कराने के लिए कुछ और वजह से वो भी बोल नहीं पाते। और अब तो सुप्रीम खुद देश का कानून है कि इस देश में कोई माइलॉर्ड नहीं। हमने पीआईएल फाइल की थी, उस पीआईएल में चीफ जस्टिस सब्रवाल ने कहा था 2006 में, आप अपने अपेक्स बॉडी से बात करिए, आप लोग तय करिए, क्योंकि देश में कोई बोलने का कानून ही नहीं था, जजों को कैसे बोले। अब वो कानून बन गया 2000 जून 2006 से नोटिफाई हो गया देश के अंदर, कोई देश का कोई जज माइलॉर्ड नहीं है। और ये सारे जज माइलॉर्ड करवाते हैं। और जो अपने आप में संविधान विशेषज्ञ बने हुए हैं वकील लोग, जिनको देश सोचता है कि बहुत बड़े वकील हैं, वो भी तोते की तरह माइलॉर्ड करते हैं। दोनों ही वायलेशन कर रहे हैं हमारी बार काउंसिल के रूल के इस देश में, हाउ टू एड्रेस द कोर्ट। और उससे क्या है, हमारी नई जनरेशन बिल्कुल कमजोर हो गई है। मैं दूसरा शब्द यूज नहीं करना चाहता, उस शब्द का मेरा मीनिंग डिमीन करने का नहीं है, उसको एक तरह से समझाने का है कि नपुंसकता आती है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी यंग जनरेशन के अंदर, जो इनको बोलना चाहिए देश के लोगों की तरफ से, वो बोल नहीं पाते। तो ये कई ऐसे आमूलचूल परिवर्तन सुधारों की जरूरत है देश में, ताकि देश के लोगों के लिए स्टैंड कर पाए देश के वकील और देश के जजेज लोग। और इस देश में गोरख धंधा बंद होना चाहिए, कोलिजियम का भी, और चाहे सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट का की कोशिश हो, दोनों ही गोरख धंधे बंद होने चाहिए। इंडिपेंडेंट कमीशन एक हो जिसमें देश के लोग और खासतौर पर ईमानदार लोग जजों के रूप में इस देश के सामने आए, जो दोहरे चरित्र के ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें एक दुविधा पॉइंट आउट कर देता हूं अपने गेस्ट के लिए, और उसके बाद प्रोग्राम को समाप्त करता हूं कि पीएमएलए बेसिकली ओनस जो है वो व्यक्ति पे डाल देता है जिसके खिलाफ ईसीआईआर फाइल होती है। तो क्योंकि ओनस उस पे है प्रूव करना कि वो इनोसेंट है, और दूसरी बात, कोर्ट को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि अगला इनोसेंट है। जब ओनस ही एक्यूज पर है तो कोर्ट फिर कैसे उसमें फैसला दे देगी, क्योंकि कोर्ट भी। जी बलराज जी। देखिए, ये अपने आप में सिद्धांत, पूरी धरती पे जितने देश हैं, ये हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उस सिद्धांत के खिलाफ है ये कानून। उसमें ये है कि जब तक आप ट्रायल में किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर पाओगे, उसको आप अपराधी नहीं मान सकते। वो अक्यूज, आरोपित है, वो अपराधी नहीं है। इसलिए एक तरफ बिल्कुल इस देश के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को ही उन्होंने उल्टा कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट चुप है, हाई कोर्ट चुप है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार ये करते हैं कि उन लोगों की जमानतों को भी बार बार करते हैं, जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट का कहती है जाइए हाई कोर्ट में जाइए। और किस तरह का तमाशा हो रहा है। और जजेस अपने जुडिशियल एक्यूमेन को साबित ही नहीं कर पा रहे कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे, हमारे अंदर कोई अकल भी है, या हमारे अंदर वो मादा है कि संविधान के अनुरूप हम आप लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके। ये मजाक जो पूरा देश देख रहा, बात उसकी नहीं है। आप लोगों को आरोपित करते हैं, कोई नहीं चाहता इस देश के पैसे के साथ लोगों का कोई शोषण करके इकट्ठा करे पैसा और बदमाशी करे, टैक्स इवेजन करे, कोई नहीं चाहता। मगर देश ये नहीं चाहता
कि इस तरह से आप 5,000 को पकड़ के 40 को ही सजा दे पाओ और बाकी लोगों से चंदा लो और अपनी पार्टियों में शामिल करो, उनके सहारे पे सरकार चलाओ, अपनी पार्टियों में उनको शामिल करो। इस तरह की गुंडागर्दी जो गुंडे लोग करते थे, अपहरणकर्ता जो करते हैं, जो अपहरणकर्ता का एक माहौल चल रहा था देश में पहले, क्यों वो फिरौती लेके छोड़ो और बाकी को मार दो। तो वो काम आज सरकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को। देश ये समझ रहा, आप सर्वे करिए इस बात का पूरे एडवोकेट समाज के अंदर हमारे। और एडवोकेट से भी मेरे तो हाथ जोड़ के विनती है कि आज देश को आप लोगों की जरूरत है और आप लोगों की जरूरत आजादी के आंदोलन से भी ज्यादा है। आजादी के आंदोलन में तो दूसरे देशों के लोगों को हम कहते थे हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा साथ अन्याय कर रहे हैं। आज तो अपने ही लोग हैं और अपने ही लोगों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान जितना मर्जी अच्छा बना लो, इसको चलाने वाले अगर बेकार लोग होंगे वो बर्बाद कर देंगे देश को। वही हो रहा है। तो इसमें अब वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी को भी हम बोलेंगे और इस देश के वकीलों को अब कम से कम साबित करना है कि कैसे हम अपने इस देश के साथ खड़े हों। अगर जुडिशरी भी कमजोरी दिखा रही है, जुडिशरी को भी टॉर्च दिखाने का काम हमारा है वकीलों का। आइए मिलकर इस देश के सिस्टम ऑफ लॉ को बचाएं, संविधान को मजबूत करें और जो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके बैठे हैं उनको उनका सबक सिखाने का काम करें, यानी उनको भी हम व्यवस्था में लाने का काम करें। बिल्कुल ठीक जी बात। जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने दी, और पॉजिटिव नोट पे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है जब अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो ये जो सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट है, इस पर भी बेंच बैठनी चाहिए और इस पे इसकी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और उनके साथ अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराज सिंह मलिक जी, बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू।